हेलो स्टूडेंट, RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम 12th की फिजिक्स देख रहे हैं। फिजिक्स में हमने 2 पार्ट देख लिए हैं। जो आपका दूसरा पार्ट बताया था उसमें बताया था हमने कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम का हमने कौन सा रूप देखा था? वहाँ पे आदेश रूप देखा था, जो इससे पिछला वाला पार्ट है। अगर आपने अब तक दोनों पार्टों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप दोनों पार्टों को देख सकते हैं। आज हम कूलाम के नियम को आगे बढ़ाएंगे और कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे और साथ में ही और जो भी रिलेशन फॉलो होते हैं उन सभी रिलेशनों को देखेंगे। देखिए, हमने कूलाम के नियम को शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। कूलाम का नियम क्या होता था तुम्हारा? पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो। कूलाम का नियम है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता था? अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहां से हमने 2 इक्वेशन बनाई थी आपकी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों समीकरणों को संयुक्त किया था तो वहां से कंडीशन निकली थी आपकी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और जब हम उसे कांस्टेंट प्रपोर्शन हटाते तब कांस्टेंट लिया जाता है। वहां पे F बराबर K Q1 Q2/r² आता है और K की जगह, क्योंकि K को बोलते हैं यहाँ पर आपका क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक, या फिर ऐसे बोलते हैं कूलाम नियतांक। और K का मान हमारा प्रयोग द्वारा कितना होता है? 1/4πε0। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो वहां से कूलाम बल अदिश रूप में, कूलाम नियम अदिश रूप में फॉर्मूला बना था आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जो कि हमने सेकंड वाले पार्ट में देखा था। सबसे पहले हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं। अगर 1 नंबर में पूछ लेता है आपका कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखे तो सदिश रूप देखेंगे। उसके बाद में उसे कूलाम के नियम के सदिश रूप से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी थर्ड लॉ होता है न्यूटन की गति का, उसे प्रूव करते हैं, उसे भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। फिर देखिए, कूलाम के नियम में हमने जो आदेश रूप था, कूलाम का नियम, ये जो आदेश रूप था इसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि 2 आवेश थे हमारे। ये जो 2 आवेश हैं, मान लेते हैं ये वाले 2 आवेश हैं। पहला आवेश था Q1 और दूसरा कौन सा था? Q2। 2 स्थिर बिंदु आवेश होते हैं और इनके बीच की दूरी कितनी थी? स्मॉल r थी। तब इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फॉर्मूला क्या था आपका? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतना हमने सेकंड वाले पार्ट में ड्राइव करके देख लिया था। चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप, इसे हम ड्राइव भी करेंगे अगले आर्टिकल में। सदिश रूप वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? देखिए, F के ऊपर वेक्टर चढ़ाएंगे, बराबर 1/4πε0, तो कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, 1/4πε0। देखिए, Q1 Q2 ये भी आवेश फिक्स है, अपॉन में r² आता है। इसके करस्पॉन्ड यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है r, जिसे एकांक सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर r और जुड़ जाता है। ये आपका होता है कूलाम के नियम का कौन सा रूप है? ये सदिश रूप है। ये कौन सा रूप है आपका? सदिश रूप। ये वेक्टर फॉर्मेट में। अच्छा, एक बात समझिए, यहाँ पर यूनिट वेक्टर r वैसे होता क्या बता देते हैं आपको। पहली बात तो एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है, ठीक। और यूनिट वेक्टर r का अगर फॉर्मूला हम निकालना चाहें मैथ से होता है वेक्टर में, तो वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ r होता है वेक्टर r का परिमाण। ये यूनिट वेक्टर r होता है आपका। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम ε0 के बारे में। ε0 को बोलते क्या है? पहली बात इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 की हम वैल्यू देखेंगे, यानी इसकी वैल्यू देखेंगे, इसका मात्रक देखेंगे, इसकी विमा भी निकालेंगे। देखिए, तो ε0 का मान अदिश रूप में हमारा फॉर्मूला यही तो था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहां से हम ε0 का मान निकालते हैं। तो ε0 का मान किसके बराबर होगा? देखिए, ε0 इधर आएगा तो ε0 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से F इधर पहुंच जाएगा तो देखिए कितना बनेगा? Q1 Q2 अपॉन F इधर आया इसके साथ, तो 1/4π तो ये रह गया कांस्टेंट वाला, और F इसके साथ जुड़ जाएगा तो F × r²। तो ε0 का जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/4π कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मात्रक भाग लेते नहीं है, तो इसका मात्रक देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 कूलाम इसका, 1 कूलाम इसका, तो कूलाम स्क्वायर प्रति
इसका क्या मात्रक होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर क्या है आपकी दूरी है, और दूरी का मात्रक एम के सिस्टम में क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो रहा इसका मात्रक। अच्छा चलिए देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या कहाँ से निकलती है, बात करें मान की, एप्सिलॉन जीरो का मान। तो देखिए मान निकालते हैं, मान निकल के कहाँ से आता है, क्योंकि हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, पिछले वाले पार्ट में भी हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का एम के या सिस्टम में मान कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मात्रक भी होता है, यहाँ से निकाल लो न्यूटन, इसका गुणा करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है इसका न्यूटन, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को इधर छोड़ेंगे, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हमने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था। चलिए अब यहाँ से हमें एप्सिलॉन जीरो का मान निकालना है, तो 9 × 10⁻9 को इधर लाएंगे, एप्सिलॉन जीरो को उधर ले जाएंगे। तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का मान कितना आएगा, यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मान, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर इधर जाएगा तो कितना बनेगा ये 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻9 और बराबर उधर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो। देखिए पाई की जगह रखते हैं 22/7 या 3 2 1 4, और इस सबको जब काउंट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि वैल्यू की जरूरत पड़ती है, बता दिया वैल्यू आई कहाँ से है। तो वैल्यू होती है इसकी 8.85 इंटू 10⁻12। ये मान होता है, मात्रक ये आपका लिखा ही है, मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं मात्रक, मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई, ये मात्रक हो गया। अच्छा बात करें हम बेमा की, तो बेमा कैसे निकालेंगे, बेमा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर एप्सिलॉन जीरो की बेमा देखते हैं। तो अभी हमने देखा था एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता था, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सूत्र क्या होता था उसका, यानी इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, अभी निकाला था पीछे। तो देखिए कूलाम स्क्वायर, अब कूलाम क्यू बराबर कितना होता है IT, क्यू बराबर IT होता है, और I क्या विद्युत धारा, T क्या समय, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी A, और समय की विमा कितनी हो जाएगी T, और उसकी भी पावर कितनी है 2, तो 2 लगा दी। अच्छा न्यूटन क्या है बल, और बल की विमा कितनी होती है MLT-2, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी MLT-2। अच्छा मीटर क्या लेंथ है ना लंबाई, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी L2, क्योंकि पावर 2 है। इन सभी को ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन जीरो की विमा कितनी निकल के आएगी, देखिए m को ऊपर लेके सबसे पहली बात तो m की पावर -1, 2 और 1 3 ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा L-3। अच्छा t की घात -2 ऊपर जाएगी, और 2 पहले से है ये, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 4। अच्छा a बचा, a लिख लो पहले, तो a आ गया, a की पावर कितनी है 1, ये तो सिंगल है ना, और 2t ये ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा t की घात 4। तो इसकी विमा कितनी होती है एप्सिलॉन जीरो की विमा m की पावर -1 L-3 a t की पावर 4। चलिए ये क्या रही आपकी एप्सिलॉन जीरो की विमा रही। अच्छा देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान तो हमने पहले देख ही लिया है। बात करेंगे यहाँ पर कि जो एप्सिलॉन जीरो है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता थी। ओके बात करें हम कूलाम नियतांक की, कूलाम नियतांक इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक कितना बताया था हमने पीछे भी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रपोर्शन हटाया था तभी तो K यूज किया था। K को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, वैद्युत स्थिरांक या फिर बोलते हैं कूलाम नियतांक, जो फॉर्मूले में यूज होता है। तो जो कूलाम नियतांक होता है K, उसके 2 मान होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है M के सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, जो वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, ये तो वैल्यू होती है। और मात्रक बताया था हमने इसका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहीं से तो यही तो था कि इसी को हम क्या बोलते थे K लिख दो, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो लिख दो। इसका मात्रक क्या था यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति
कूलाम स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, के का मान 1/4πε0 या फिर 1/4πε0 का मान कितना है 9 × 10⁹। ये किस सिस्टम में, ये MKS में, ये किस में लिखा है हमने, MKS पद्धति में। अच्छा बात करें इस कूलाम नियतांक की, के का मान अगर हम किस में देखें, CGS में, CGS पद्धति में कितना होगा। पिछले वाले जो सबसे पहला वाला पार्ट था, 2 पार्ट हमने बता दिया आपको, पहला दूसरा, जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक जो कूलाम है उसका जो वैल्यू देखते हैं हम वो MKS सिस्टम में देखते हैं और फिर किस में देखते हैं, CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में हमने आपको 2 मात्रक बताए थे, एक बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, एक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में, CGS पद्धति में। तो देखिए अगर हमें के का मान किस में निकालना है, CGS में, तो के का मान CGS पद्धति में 1 होता है, ध्यान रखना आपको। और अगर पूछे कि MKS पद्धति में के का मान कितना होता है, कूलाम नियतांक का या विद्युत स्थिरांक का मान 9 × 10⁹ होता है। CGS पद्धति में 1 कैसे होता है वो भी देख लेते हैं, अभी आपको प्रूव करके दिखाते हैं इस बात को। देखिए 9 × 10⁹ तो जो है ही है, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है MKS पद्धति में। और बात करें हम CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डायन, और 1 न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इस न्यूटन को CGS में चेंज करेंगे तो कितना लिखोगे, 10⁵5 डायन ही तो लिखोगे CGS सिस्टम में। यहाँ कितना आएगा, डायन, बल का मात्रक। अच्छा ये मीटर है, मीटर MKS सिस्टम में। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी 10⁵2। तो जब पावर 2 है, पहली बात तो मीटर को सेंटीमीटर पे चेंज करो, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, पावर 2 लगी है तो 100 को लिखते हैं 10⁵2, तो 10⁵2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10⁴, किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा देखिए नीचे क्या है, ये कूलाम स्क्वायर है। कूलाम किस में मात्रक होता है, MKS में, और CGS में मात्रक क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी ESU। और 1 कूलाम में, ये आपको बताया है, 1 कूलाम में 3 × 10⁹9, 1 कूलाम में 3 × 10⁹9 ESU होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। पावर कितनी लगी है, 2, तो इसकी पावर 2 खोलो कूलाम स्क्वायर की, तो 3 की पावर खोलेंगे 2, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, तो डिवाइड में ही तो चल रहा है ये, तो डिवाइड में कितना आएगा, देखो 3 का वर्ग करेंगे 9, और 10⁹9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁸18, और किस में आएगा, ये ESU में। ठीक, अब देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁹9 ये और 10⁴4 ये, तो 10⁹9 और 4 13, और 13 5 18, 10⁻, ये 18 से ये वाले 10⁸18 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बची, 1। तो इसलिए के का मान कितना होता है, 1। CGS पद्धति में कूलाम नियतांक का मान 1 होता है, ध्यान रखना है, और MKS पद्धति में कूलाम नियतांक का मान 1/4πε0 अर्थात 9 × 10⁹9 होता है। चलिए देखते हैं एप्सिलॉन0 एंड के में संबंध, इनमें रिलेशन देखते हैं, इनमें रिलेशन क्या होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखें, देखिए जो एप्सिलॉन0 होता है इसे तो बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, लिख दिया यार एक बार। जो एप्सिलॉन है इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अच्छा ये एप्सिलॉन तो माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन0 के क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा जो के है इसे बोलते हैं परावैद्युतांक, जो माध्यम होता है ना उसका क्या बोला जाता है, इसे परावैद्युतांक बोला जाता है। वो के कूलाम नियतांक था, अंतर समझ लेना। ये क्या आपका कोई भी माध्यम रखा है उसका परावैद्युतांक कहलाता है, और वो के क्या था तुम्हारा कूलाम नियतांक या फिर वैद्युत स्थिरांक। जो के उसके के मान 2 थे, एक तो MKS में 9 × 10⁹9 कूलाम नियतांक का मान, और कूलाम नियतांक का नाम CGS पद्धति में होता है 1। ठीक, अच्छा के को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कोई भी माध्यम होगा उसमें होगा। तो यानी हमें संबंध किसमें देखना है, एप्सिलॉन यानी माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन0 निर्वात की विद्युतशीलता, के परावैद्युतांक में हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने निर्वात के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए कूलाम नियम अभी पढ़ा है, वायु के लिए कूलाम नियम या फिर कूलाम बल, कुछ ही बोलना। कूलाम बल फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। ओके
अच्छा, बात करें हम कि निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रखा हो, के परावैद्युतांक का माध्यम रखा हो। निर्वात अथवा वायु के स्थान पर यहाँ लिख देंगे के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है, माध्यम स्थित है। फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी ऐसा है वायु निर्वात नहीं है, के परावैद्युतांक का कोई भी माध्यम स्थित है, तो कंडीशन क्या होगी, तब कूलम्ब बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या बोल देंगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए एप्सिलॉन क्या थी, माध्यम की विद्युतशीलता है, तो यही बात है हमने यहाँ पे क्या बोली थी, के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है। यहाँ पे बोले कि वायु निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम स्थित है, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम स्थित है, या कोई माध्यम स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई अन्य माध्यम स्थित है। जब कोई अन्य माध्यम स्थित होगा तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होती है, एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन 0 की जगह कितना आएगा, एप्सिलॉन, तो कूलम्ब बल कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सेम रहेगा ना, दो आवेश रहेंगे, बीच की दूरी कितनी रहेगी, R रहेगी, पहले हमने ये देख चुके हैं। समीकरण नंबर 2। अब बात सुनिए, के परावैद्युतांक का माध्यम है, यानी कोई माध्यम स्थित है, तब भी बल कितना लग रहा है आपका, F, यानी ये किसके लिए, माध्यम के लिए बल है। और वायु निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम स्थित है, तो माध्यम के लिए बल भी कितना है, F, यानी ये दोनों बात तो एक ही है ना, ये के परावैद्युतांक का माध्यम ने बोल दिया था, या वायु निर्वात के स्थान पर माध्यम है, उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, यानी ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये भी एक माध्यम के लिए बल है और ये भी किसके लिए स्थित है, माध्यम के लिए। जब दोनों फोर्स समान होंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड समान है, LHS समान है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी कैसी होगी, समान होगी। अर्थात हम किसका यूज करेंगे, समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों का यूज करेंगे तो साइडें बराबर करिए, तो देखिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर, इधर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई से तो 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, यहाँ बचा देखिए एप्सिलॉन 0 के बराबर एप्सिलॉन, इम्प्लाई दैट एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन 0 के, और के बराबर कितना होता है, यहीं से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से आता है। अगर डायरेक्ट पूछे आपको एक नंबर में कि एप्सिलॉन 0 एंड के में संबंध बताइए, तो आपको लिखना है कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, या फिर के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर आपका 2 नंबर में पूछता है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, और ड्राइव आप इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर के क्या है आपका, कोई भी पदार्थ है उसका परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ओके, परावैद्युतांक की डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप। परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इस बात को अभी आपको लिख के भी दिखाएंगे। चलिए देखिए, आप नोट करने के लिए या तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे इसके, तो पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर समझ में आए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जब भी नोटिफिकेशन आए तो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। यदि परावैद्युतांक की डेफिनेशन पूछी जाती है, आपको डिफाइन करनी है, तो कैसे लिखेंगे, परावैद्युतांक, जिसे क्या बोलते हैं हम, के बोलते हैं। अभी आपने देखा था के बराबर हमने कितना निकाला था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से परावैद्युतांक की डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता, क्योंकि एप्सिलॉन 0 किसकी है, निर्वात की, एवं निर्वात की विद्युतशीलता
का अनुपात, इसका जो रेशियो होता है का अनुपात माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। ये आपकी परावैद्युतांक की डेफिनेशन रही। देखिए स्टूडेंट कन्फ्यूजन यहाँ पे रहते हैं, एक कूलाम नियतांक के में और इसमें अंतर नहीं समझ पाते, तो याद रखना ये दोनों के अलग हैं आपकी। वो के कूलाम नियतांक है जिसका एम के एस में 9×10⁻⁹ मान और सी जी एस में 1 होता है। ये जो के है इसे बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक और फॉर्मूला होता है ε/ε0। अच्छा के का भी मान होता है, तो के का मान समझें। परावैद्युतांक देख ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी देख ले रहे हैं। इस बात को चाहो तो नोट में भी लिख सकते हो, आप कैसे भी लिख सकते हो। देखिए के का मान निर्वात या वायु के लिए तो होता है 1। पहली बात लिखते हैं यहाँ पे नोट में फर्स्ट में, के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है। वायु के लिए कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1 होता है। यानी निर्वात या वायु के लिए के इक्वल टू कितना होगा? 1। ओके। अच्छा सेकंड पॉइंट में देखें, सेकंड पॉइंट में समझें, अगर वायु निर्वात नहीं है, कोई भी माध्यम स्थित है, के यहां पे लिखेंगे, देखिए के का मान है किसी भी जो भी, देखिए यानी कि परावैद्युत के लिए के का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत पदार्थ का मतलब है जैसे कांच है या और कोई आपकी प्लास्टिक है या कोई भी पदार्थ उसमें रखा हुआ है। के का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए कितना होता है आपका? के का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए के ग्रेटर देन 1 होता है। ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या है? के का मान परावैद्युत पदार्थ के लिए यानी वायु निर्वात के स्थान पर अगर और कोई अन्य माध्यम स्थित है तो उसके लिए के का मान कितना होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, अर्थात 1 से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट और होता है इसमें, देखिए अगर वो धातु सुचालक है, सुचालक धातुओं के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। के का मान सुचालक, जब धातु है तो सुचालक तो होगी। के का मान सुचालक धातुओं के लिए या फिर धातुओं के लिए बोल सकते हैं, के लिए कैसा होता है? अनंत होता है। यानी कैसा होगा? वो इनफाइनाइट होगा। यानी इस केस में के का मान होता है इनफाइनाइट। तो आपको अब क्लियर पॉइंट हो गया होगा। के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 होता है। के मतलब परावैद्युतांक है ये आपका। और के का मान परावैद्युत पदार्थ, जैसे कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, कांच की छड़ है या और कोई है, तो उसके लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। और के का मान सुचालक धातुओं के लिए हमेशा कितना होता है? अनंत होता है, अर्थात के कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें या फिर उनकी प्रॉपर्टी। कूलाम नियम का गुण क्या होता है? मेन बातें क्या होती हैं उन्हें लिख लेते हैं, जो कि एग्जाम में काफी अधिक पूछी जाती है, एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक इंपोर्टेंट है। कूलाम के नियम की महत्वपूर्ण बातें या फिर महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ भी लिख लें। कौन से कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, उन्हें देखते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात कूलाम नियम, क्योंकि हमने देखा था, थोड़ा फिगर से समझें इस बात को। वैसे हमने आपको कूलाम नियम बता दिया है कंप्लीटली। देखिए यहाँ पर था आपका Q1 और यहाँ पे क्या था? Q2 और बीच की डिस्टेंस कितनी थी? R थी। यही तो था ना। तो अगर ये दोनों सिरे आपके समान है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस सिरे होने के कारण, सजातीय सिरे होने के कारण ये कौन सा बल लगेगा इनके बीच में? प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि Q1 और Q2 एक प्लस का है दूसरा किसका है? माइनस का है, तो विपरीत आवेश होने के कारण इनके बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि कूलाम बल होता है वो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल होता है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं आप, कूलाम बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है,
ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा, इन आवेशों पर। अगर ये समान है तो प्रतिकर्षण और विपरीत है तो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। दूसरी बात, अच्छा हमने जब फॉर्मूला निकाला था तो दो बातें लिखी थी कि जो कूलाम बल होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और दूसरी बात लिखी थी हमने कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यही इन कंबाइंड करके हमने फॉर्मूला निकाला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही तो फॉर्मूला था। देखिए बात समझे, यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि F प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, 1/r² होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कूलाम नियम या कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। कूलाम बल व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहली बात तो ये, और ऐसे बल या फिर ऐसा कोई भी भौतिक राशि जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, अर्थात व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन का मतलब क्या है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, 1/r²। और जो बल F प्रोपोर्शनल टू 1/r² नियम का पालन करता है वो केंद्रीय बल होता है, हमेशा ध्यान रखना। अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो इसका मतलब है इसलिए कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है इसलिए कूलाम बल कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल किसे कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। ऐसे फोर्स जो सेंटर की तरफ कार्यरत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम केंद्रीय बल कहते हैं। चलिए तीसरा क्या है, तीसरी बात यह है कि कूलाम बल है या फिर कूलाम नियम है न्यूटन की गति के विषय, न्यूटन की गति विषय के तीन नियम होते हैं। एक प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम होता है तुम्हारा F प्रोपोर्शनल टू dv/dt, जहाँ से F बराबर m निकल के आता है। और न्यूटन की गति का जो गति विषय का तृतीय नियम है वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो कूलाम नियम है वो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये क्वेश्चन काफी अधिक पूछा जाता है, प्रूफ के लिए पूछा जाता है आपका, क्योंकि जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है ना उसमें इसी बात को हम प्रूव करके दिखाते हैं। इस बात को थोड़ा यहाँ से समझें। देखिए होता क्या है कि पहली बात, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप जानते ही होंगे कि जैसे कोई भी वस्तु एक वस्तु पर बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु भी उस वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही फोर्स आरोपित करती है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कैसे फॉलो होगा। यहाँ पर देखिए Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल वो कितना माना हमने, जैसे F12 है, और Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगाया गया बल वो कितना माना हमने, F21 है। तो होगा क्या कि जो फोर्स है Q1 Q2 पे आरोपित कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी रही है, इधर, और Q2 Q1 पे आरोपित कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन किधर रही है, इधर। तो यानी F12 बराबर होता है माइनस का F21, यानी ये इस पर फोर्स आरोपित करता है, ये इस पर फोर्स आरोपित कर रहा है, विपरीत डायरेक्शन में फोर्स आरोपित कर रहे हैं। इसलिए इसमें न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का फॉलो होता है, अर्थात बोल सकते हैं इस क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अर्थात कंडीशन क्या निकलेगी, F12 बराबर होता है माइनस का F21। ये बात प्रूफ के लिए काफी अधिक पूछी जाती है, इसका प्रूफ भी हम आपको आगे चल के बताएंगे अभी। ठीक, नेक्स्ट देखें हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कुछ बातें लिख के रखिए जिससे कि टाइम ज़्यादा एक्सपेंड ना हो। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं तो हम देखिए इसमें क्या जानते हैं कि कूलाम के नियम का वेक्टर फॉरवर्ड देखने के लिए हम जानते हैं कि दो आवेश होते हैं Q1 Q2, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, r होती है। अच्छा अब यहाँ पे समझिए ये लिखा क्या हमने, देखिए इन सब के बारे में जिक्र यहाँ पे कर दिया जिससे आपके समझ में आ सके। एक एक करके मैं आपको पहले बताते हैं। F12 क्या वैसे समझें, F12 है आपका आवेश Q2 के द्वारा, आवेश Q2 कौन सा है ये, आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर, Q2 के द्वारा Q1 पर है, यानी इस तरीके से फोर्स आरोपित हो रहा है। आवेश Q2 के द्वारा आवेश Q1 पर लगाया गया बल कौन सा है, F12 है। F12 का मतलब है Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है,
तो फोर्स की डायरेक्शन ये रहेगी। ओके, F21 क्या है वो समझे। F21 ये वाला फोर्स क्या है कि आवेश Q1 के द्वारा, आवेश Q1 कौन सा है, ये Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया फोर्स है। आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर लगाया गया बल कौन सा है आपका, F21 है। चलिए यूनिट वेक्टर R12 क्या है, R12 समझे। R12 ऐसे ही तो जाएगा, देखिए इधर R12 ये वाला है और R21 ये इधर की डायरेक्शन से है, वो डिस्टेंस आ रहा है वो दिखा दिया। यूनिट वेक्टर R12 क्या वो समझे, आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर, आवेश Q1 से आवेश Q2 की ओर एकांक सदिश है R12, यानी R12 की डायरेक्शन ये है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश। ओके, R21 कैसा है, R2 है आवेश Q2 से 21, इधर से लग रहा है, आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर एकांक सदिश है। R21 की डायरेक्शन ये है और R12 की डायरेक्शन ये है। ओके, चलिए हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पीछे देखा था। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² और यूनिट वेक्टर R, यही तो होता है। अब इस सदिश रूप को यहाँ पर अप्लाई करें दोनों तरफ से, तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं F12 में। तो देखिए कूलाम के नियम के सदिश रूप को F12 में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F12 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। Q1 Q2 आवेश है, Q1 Q2 कर लो, Q2 Q1 कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आदेश राशि यहाँ है। अपॉन में देखिए R बीच की डिस्टेंस है R, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अंतर पड़ेगा केवल सदिश राशियों में। डायरेक्शन आदेश में परिमाण होता है तो परिमाण में तो अंतर पड़ना नहीं है, अंतर पड़ेगा सदिश में जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों है। तो अपॉन में R², देखिए यहाँ पे कितना आएगा, F12 क्या था एक बार फिर दोबारा देख लें। आवेश Q2 के द्वारा, इधर से लग रहा है, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल है, यानी F12 इधर से लग रहा है, इधर की डायरेक्शन से। तो इधर की डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर R1, यूनिट वेक्टर कौन सा वो देखेंगे, तो इधर की डायरेक्शन से देखें इधर आवेश Q2 से आवेश Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश कौन सा है, R21। तो यहाँ R12 नहीं आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, R21, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर से, तो इधर से एकांक सदिश लिया आएगा, इधर से एकांक सदिश है R21। बात समझने की है, केवल समझना है आपको, R21। चलिए ये रहा आपका F12, इसे डालना इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब F21 पे आरोपित करें, F21 कितना होगा, देखिए F21 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेम रहेंगे, Q1 Q2 अपॉन R², अंतर फिर यही आएगा। F21 देखें, F21 क्या है, आवेश Q1 के द्वारा, F21 है आवेश Q1 ये Q1 के द्वारा Q2 पर, Q1 के द्वारा Q2 पर लगा फोर्स है F21, तो इधर लग रहा है फोर्स, तो इसके करस्पॉन्ड एकांक सदिश कौन सा वो देखें, तो इसके करस्पॉन्ड एकांक सदिश कौन सा लग रहा है, R12 लिखा भी है, आवेश Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश, तो इसके करस्पॉन्ड एकांक सदिश कौन सा आएगा, R12। जब 21 है तो एकांक सदिश आएगा 12, और जब 12 है तो एकांक सदिश आएगा 21। ओके, तो R12 ये कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब देखें एक बात यहाँ से क्लियर है, एकांक सदिश अभी आपको पीछे बताया था, एकांक सदिश होता क्या है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है वो एकांक सदिश कहलाता है, ये बात क्लियर है, यानी इसका जो मापांक निकलता है वो 1 निकलता है। यानी R12 और R21 का मान देखें तो 1 होगा, परिमाण तो समान है, लेकिन अंतर क्या है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, विपरीत। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि चूंकि R12 यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, माइनस का R21 के। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि परिमाण तो 1 होगा, 1 और -1, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत है इसलिए माइनस आ गया, परिमाण दोनों के कैसे होंगे, समान होंगे। इस बात को इसमें चाहे समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में अप्लाई कर दीजिए, इसमें अप्लाई कर लेते हैं समीकरण 2 से, इस बात को यहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो 1 2 की जगह क्या रखोगे, माइनस का R21, तो F21 कैसे दिखाई देगी, समीकरण नंबर 2 देखते हैं यहाँ से, F21 देखिए कैसे दिखाई देगी, R12 की जगह माइनस ही तो आएगा, तो माइनस आ जाएगा आगे, इस माइनस को यहाँ लगाएं हम चाहे यहाँ लगा दें, बात एक है, बाद में लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस लगाए हम, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², और R12 की जगह कितना लगाया था हमने, R21, माइनस चिन्ह है वो आगे आ गया, तो यहाँ पर आएगा यूनिट वेक्टर R21। ओके, समीकरण 1 का यूज कर लो, बात वही है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R² R21, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R² R21, ये किसके बराबर है, F12 के।
किसका यूज किया हमने, समीकरण 1 से। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला F21 बराबर हो जाएगा माइनस का F12 के, क्योंकि F12 का ही तो मान है। चाहे कैसे बोल लो, या फिर बोल दो, या तो ऐसे बोलना हमें से, या फिर F21 किसके बराबर हो गया, माइनस के F12 के, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि F12 बराबर है किसके, माइनस के F21 के। ठीक, कैसे भी लिख दो, बराबर है। तो यानी यही किसका नियम था तुम्हारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यही तो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी पहला दूसरे पे फोर्स लगाता, उतना ही दूसरा विपरीत दिशा में पहले वाले पे फोर्स लगाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो होता है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है आपका कि कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के द्वारा सिद्ध कीजिए कि जो कूलाम का नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का फॉलो करता है। तो ये इस तरीके से दिखा देंगे, या फिर बोलता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण दिखाइए, फिर भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे। देखिए इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपका आगे कंटिन्यूस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इस चैनल से जोड़ें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंटों का बेनिफिट हो सके। यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट रूप से कराया जाएगा। धन्यवाद।